Okay. So in last session we had started with general meetings. क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लिया था अपन लोगों ने? मीटिंग्स का मतलब डिस्कस कर लिया था, देन टाइप्स ऑफ मीटिंग डिस्कस किया था, और हम लोग प्री रिक्विजिट्स ऑफ जनरल मीटिंग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने 3 प्री रिक्विजिट्स डिस्कस किए थे. पहला, प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग. सेकेंड वन इज प्रॉपर नोटिस ऑफ द मीटिंग मस्ट बी सेंट, एंड थर्ड वन इज प्रॉपर कोरम मस्ट बी प्रेजेंट. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे. फोर्थ एलिमेंट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी. फोर्थ एलिमेंट डिस्कस करने से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट मेरे को डिस्कस करना रहेगा, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू दी फोर्थ एलिमेंट. फोर्थ एलिमेंट है देयर मस्ट बी अ प्रॉपर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. फोर्थ एलिमेंट क्या है? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. हाउएवर उस पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए. कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सी. कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सी. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी लिखा. तो यहां पे ध्यान देना, लास्ट क्लास में जब मैं कोरम पढ़ा रहा था, है ना, और कोरम पढ़ाते समय मैंने एक टर्म यूज किया था, पर्सनल, हाँ, मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन, या मेंबर्स प्रेजेंट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी. तुम सोचिए देखना, एक साल में कितने दिन होते हैं? ओह, 365 दिन. और मेरे पास 400 कंपनी के शेयर्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है नहीं, 4 कंपनी के भी नहीं है मेरे पास, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. 400 कंपनी के शेयर्स है, 400 कंपनी के शेयर्स है. तो बीइंग अ मेंबर आई विल गेट दी नोटिस फ्रॉम 400 कंपनी टू गो एंड अटेंड दी जनरल मीटिंग. क्या मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा. क्या जाना बनता है? जाना तो बनता है, पर मैं नहीं जाऊंगा. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जाना बनता है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा. 400 में से क्या मैं 40 पे भी नहीं जाऊंगा, 4 पे भी नहीं जाऊंगा. मैं कौन हूँ? सोता हुआ शेयर होल्डर. इज इट क्लियर? और जो भी मैक्सिमम शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोते हुए शेयर होल्डर्स. यस सुनो. हाँ हाँ हाँ, क्लास के बाद में. यस, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है. 400 कंपनी में से जरूरी नहीं ना कि सब कंपनी में बराबर इन्वेस्टमेंट हो. कोई ऐसी भी कंपनी हो सकती है जिसमें मैंने बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है. मेरा जो आज तक का जो भी सेविंग्स है ना, उसका 80% पैसा मैंने एक कंपनी के शेयर्स में लगा रखा है. जाना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, पर मैं जा नहीं सकता. जाना तो बनता है लेकिन मैं जा नहीं सकता, ड्यू टू एनी रीजन. मान लो क्लास है, ठीक है, तो मैं अपने बिहाफ पे किसी और को, मैं अपने बिहाफ पे किसी और को बेच सकता हूं टू गो एंड अटेंड द मीटिंग एंड वोट ऑन माय बिहाफ. तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे अपन? प्रॉक्सी. पास में आ रहा है क्या? तो प्रॉक्सी का मतलब लिखिए. प्रॉक्सी मीन्स, proxy means a person, proxy means a person who can attend and vote in general meeting on behalf of the member of company. Proxy means a person who can attend and vote in general meeting on behalf of
ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब एक चीज ध्यान रखिए, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था नोटिस का कंटेंट। नोटिस का कंटेंट क्या था? डेट, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, है ना? तो जब कंपनी मेंबर्स को नोटिस भेजती है ना, तो नोटिस में एक लाइन स्पेसिफाई करके भेजती है दैट मेंबर्स हैव द राइट टू अपॉइंट एनी पर्सन एज देयर प्रॉक्सी। मेंबर्स कैन अपॉइंट, या मेंबर्स हैव द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, and the proxy so appointed can either be a member of company or he can even be an outsider to the company। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो बंदा प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा रहा है, जो पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा रहा है, हो सकता है कि वो कंपनी का मेंबर हो या हो सकता है कि वो कोई आउटसाइडर हो। तो यहाँ पे लिख लेने का एक एरो लगा करके, ही कैन, और या ऐसा लिखो, ही मे और मे नॉट बी a member of company। he may or may not be a member of company। कंपनी का मेंबर हो भी सकता है या कंपनी का मेंबर ना भी हो। इज इट क्लियर? लेकिन प्रॉक्सी जो है एग्जैक्टली किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करना चाहिए? जिसने उसको अपॉइंट किया। उसको अपॉइंट किसने किया? ऐसा नहीं हो कि भाई मेंबर ने उसको सिखा करके कुछ और भेजा था और मीटिंग में जाकर के प्रॉक्सी किया कुछ और। मेंबर ने सिखा करके भेजा था कि देख भाई, ये जो रिजोल्यूशन है ना, इसके फेवर में बोलना है, इसके फेवर में बोलना है, मतलब इसके फेवर में वोट करना है। हो गया मन बुद्धि इंसान, उसने उसके प्रॉक्सी नीड्स टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मेंबर्स। इज इट क्लियर? हाँ, तो वायलेशन हो जाएगा ना। क्लियर है? वो वायलेशन होगा। तो प्रॉक्सी एक ऐसा व्यक्ति जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग में जा रहा है, मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर रहा है और वोटिंग कर रहा है। इज इट क्लियर? प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर हो भी सकता है या कंपनी का मेंबर ना भी हो। इज इट क्लियर यहां तक? नेक्स्ट लिखना, प्रॉक्सी shall not have any right to speak, shall not have any right to speak at the meeting। मतलब चुपचाप बैठा रहेगा। यस, चुपचाप बैठा रहेगा मतलब सर उसको पानी पीना है, मांग सकता है क्या? वो तो मांग सकता है। ये नॉट टू स्पीक का मतलब है यहाँ पे ऑन एनी मैटर्स बीइंग डिस्कस्ड इन द मीटिंग। बात तो कर सकता है, उसके पास में कोई बैठा है, लड़की बैठी है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी सब ले सकता है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह। राइट टू स्पीक का मतलब है इन दी मैटर्स, ठीक है, बीइंग डिस्कस्ड इन दी मीटिंग। इज इट क्लियर सबको? कुछ नहीं बोलेगा। एंड नेक्स्ट, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट है, ऊपर तो बोला कि वोटिंग के लिए जा रहे हैं, ऑन शो ऑफ हैंड। ऐसा बस अभी लिख लो कि अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के थ्रू हो रहा है तो प्रॉक्सी विल नॉट वोट। हाउएवर ही कैन वोट ऑन पोल। अभी वोट ऑन पोल सिर्फ लिख लेने का, भी अपने दिमाग में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठाने करके इस वर्ड को लेकर के। वोट ऑन पोल वोटिंग का एक मेथड है। तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो रहा है, प्रॉक्सी के नॉट वोट। वोटिंग बाय पोल हो रहा है, प्रॉक्सी विल वोट। अब ये शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, वी विल डिस्कस। अभी के लिए इतना समझो कि प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सी विल नॉट स्पीक इन द मीटिंग, proxy shall not have any right to speak in the meeting, neither he can vote on show of hands, however he can vote on poll। is it clear सबको? नेक्स्ट देखिए, अब proxy can represent
ही मे और मे नॉट बी अ मेंबर। हाँ, मान लो कि अगर प्रॉक्सी मेंबर है तो वहां पे वो कैसे प्रेजेंट रहेगा मालूम है? खुद की कैपेसिटी में और दूसरों की कैपेसिटी में भी। मैं मेरे लिए भी प्रेजेंट हूँ और तेरे लिए भी प्रेजेंट हूँ, और तेरे लिए भी, तेरे लिए भी, तेरे लिए भी, तेरे लिए भी। ऐसा हो सकता है? खुद के बिहाफ पे तो करेगा ना। मेंबर्स का जो वोट है ना, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसका वोट वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता थ्रू शो ऑफ हैंड्स। इज इट क्लियर? अ प्रॉक्सी कैन रिप्रेजेंट 50 मेंबर्स। मतलब कि 50 लोग सेम पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। आंसर इज यस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? भाई एसी ऑन कर देना, फिर गर्मी हो लगेगी, फिर मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा, फिर मैं कुछ से कुछ बोल दूंगा। देखो भी यहाँ पे, अ प्रॉक्सी कैन रिप्रेजेंट 50 मेंबर्स, 50 लोग एक प्रॉक्सी चलेगा, और 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। प्रॉक्सी कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम 50 मेंबर्स और 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल। इसका मतलब कि जिन मेंबर्स को प्रॉक्सी रिप्रेजेंट कर रहा है, उन मेंबर्स का जो टोटल होल्डिंग है कंपनी में, वो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोनों में से कोई भी एक चेक कर लो आप, या तो 50 मेंबर, लेकिन ये 50 मेंबर के पास, ये 50 मेंबर के पास 10% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई वो मेंबर है तो वो खुद को तो पर्सनल कैपेसिटी में प्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ प्रॉक्सी। इज इट क्लियर? अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड में एक बंदा है मिस्टर जेब्रा। ठीक है, मिस्टर जेब्रा इज होल्डिंग 15% पेड अप कैपिटल। मिस्टर जेब्रा इज ऑलरेडी होल्डिंग कितना? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, एंड ही वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर हॉर्स as his proxy. Can Mr. Horse be appointed as a proxy for Mr. Zebra? Answer is, भाई मेरी बात समझो, देखो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन कितना था? 10% पे, कि भाई प्रॉक्सी जो टोटल नंबर ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकता है वो कितना है? 10%। लेकिन इस हालात में अगर इसने 15% पेड अप कैपिटल अगर होल्ड किया है तो उसने गलती थोड़ी ना कर दी है। एक तो ज्यादा पैसा लगाया, ऊपर से तुम उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट छीनोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केसेस में क्या होगा समझना, प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है ये मिस्टर हॉर्स को, लेकिन मिस्टर हॉर्स विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग एनी अदर मेंबर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक प्रॉक्सी कैन रिप्रेजेंट आइदर 50 members or up to 10% of the paid up capital, but in case if any member has holding more than 10% of the paid up capital and wants to appoint proxy, तो जो प्रॉक्सी वहां पे अपॉइंट हो रहा है वो उसके अलावा किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? प्लीज ये कॉपी कर लीजिए। डन? देन तुम लोगों ने क्लास लेक्चर में पढ़ा रहेगा, कोरम में मेंबर्स जो हैं दे मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट। इफ एनी मेंबर इज प्रेजेंट थ्रू प्रॉक्सी, whether it will be considered for quorum? No. तो एक लाइन वहां से समझ में आता है?
proxy shall not be counted for quorum. Proxy shall not be counted for quorum. इसके पीछे एक और लॉजिक हो सकता है. मान लो कि कंपनी ने मीटिंग बुलाया, उस मीटिंग में कोई भी नहीं आया, सिर्फ मिस्टर ए आया, who was acting as a proxy for 35 members. तो क्या मीटिंग होगा? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए, एक कंपनी है जिसके ए लिमिटेड, जिसके अंदर 983 मेंबर्स हैं, है ना? एन आर्टिकल इज साइलेंट ऑन कोरम. जिसने इस कंपनी का आर्टिकल ड्राफ्ट किया ना, उसने ना जनरल मीटिंग वाला जो चैप्टर है ना, वो स्किप किया था, पढ़ा ही नहीं था वो. तो जब पढ़ा ही नहीं, तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट था ना, वो आर्टिकल्स में कवर ही नहीं है. आर्टिकल शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है कोरम से लेकर के, कोरम से रिलेटेड बात. ठीक. मीटिंग के अंदर 3 मेंबर्स आए और मीटिंग के अंदर 8 प्रॉक्सीज आए हु आर रिप्रेजेंटिंग, 8 प्रॉक्सीज आए हु आर रिप्रेजेंटिंग 320 मेंबर्स. ठीक है. तो क्या कोरम फॉर्म हो रहा है? यहां पे आर्टिकल साइलेंट है, तो कोरम कितने पे बनता? 5 पे. एक्चुअली कितने प्रेजेंट है? 3. कोरम इज नॉट प्रेजेंट, thus meeting cannot be validly constituted. Meeting cannot be validly constituted. Is it clear? अब एक और मैं तुमको एग्जांपल देना था, लास्ट क्लास में नहीं दिया. मान लो कि एक कंपनी है लिमिटेड, है ना, हैविंग 9 मेंबर्स. ठीक है. आर्टिकल बोलता है कि कोरम फॉर्म होगा 6 पे. कोरम कितने में फॉर्म होगा? 6 पे. एक्चुअल मेंबर्स कितने? 9. मीटिंग अटेंड करने सारे मेंबर्स एक बस में जा रहे थे. ठीक है. सामने से एक बच्चा आ रहा था. ठीक है. बच्चा साइकिल बहुत तेज चला रहा था, बस का एक्सीडेंट हो गया. पास में खड्डा था, बस जाकर के खड्डे में गिर गया. खड्डे में गिरने की वजह से सारे मेंबर्स, सारे नहीं मरे, 7 मेंबर्स मर गए. ये सबकी डेड बॉडी पड़ी है. 1 2 3 4 5 6, एक ये रहा. ठीक. 2 बच गए और जैसे तैसे वो गए, मीटिंग कंडक्ट किया. मीटिंग कंडक्ट किया. समझ रहे हो? टोटल कितने मेंबर्स थे? 6. सॉरी 9. कोरम कितने पे फॉर्म होना था? 6 पे. 7 की डेथ हो जाती है. 2 लोग गए और मीटिंग कंडक्ट किया. क्या मीटिंग वैलिड है? तो यहां पे बोला गया एक पॉइंट है दैट इफ all the members of company are present in the meeting. If all the members of a company are present in the meeting, and then also company is unable to form quorum, then the members present shall form the quorum, provided
नॉट दे आर नॉट लेस देन 2 इन नंबर्स। पब्लिक लिमिटेड ही है ना, ठीक है। अगर सारे प्रेजेंट है फिर भी कोरम फॉर्म नहीं हो रहा है। अब देखो 7 लोग का डेथ हो चुका है, बचे कितने, 2, 2 के 2 प्रेजेंट थे। कोरम का रिक्वायरमेंट कितना था, 6 का, लेकिन 6 हो ही नहीं सकता अभी, है ना। तो इस केस में जो 2 मेंबर्स है ना, उसी को कोरम मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको। डन। बस एक लाइन लिख लो ऐसा कि भाई इन केस इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर प्रेजेंट एंड स्टिल quorum is not formed, then the members present shall form the quorum provided they are not less than 2 in numbers। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके आगे देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई कि जो प्रॉक्सी होगा वो कौन होगा, ये कैन आइदर बी अ मेंबर और एन आउटसाइडर। बट एज फार एज अ सेक्शन 8 कंपनी इज कंसर्न, सेक्शन 8 कंपनी की अगर बात करें तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में प्रॉक्सी वही बंदा बनेगा जो कंपनी का मेंबर है। ये भी लिख लो। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, in case of section 8 company, proxy needs to be the member of the company। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में वन प्रॉक्सी शैल बी अपॉइंटेड। और अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में मोर देन वन प्रॉक्सी कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, पब्लिक कंपनी में एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। सर एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने 10 मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्या कि वो लोग प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या कंपनी अपने कुछ मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फ्रॉम अपॉइंटिंग प्रॉक्सी? आंसर इज नो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? राइट टू अपॉइंट द प्रॉक्सी इज द इनहेरेंट राइट ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी एंड इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनी। मेंबर्स के पास अधिकार है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का और वो कंपनी के द्वारा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। इज इट क्लियर?
समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट देखो, प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए मेंबर को एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना रहता है। प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए मेंबर को एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, एंड दैट फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड एटलीस्ट 48 आवर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। अब मैंने यहाँ पे लिखा ना 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, तो 48 आवर्स का मतलब 2 दिन। बच्चे ने लिखा कि 2 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, रॉन्ग। एग्जैक्ट 48 आवर्स का कैलकुलेशन चलेगा। अगर किसी मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो उसको प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना है एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर। इसका मतलब एक मेंबर ने 5 दिन पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया, कर सकता है क्या? कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? लिखो, फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटिंग proxy, member must submit a proxy form at least 48 hours of the commencement of meeting. At least 48 hours of the commencement of meeting. ठीक है? तुम लोगों ने कभी टीवी पे किसी कंपनी का जीएम देखा, टेलीकास्ट टीवी पे, न्यूज़ पे? देखो अब होगा क्या। हाँ, रिलायंस का देखा है? तो मीटिंग, जनरल मीटिंग ऑफ एनी कंपनी विल बी held in a large auditorium, है ना? देखना एक सेकंड, एक सेकंड। आप यहाँ पे अगर देख सको, ऑडिटोरियम दिखाता हूँ मैं। It will be held in a large auditorium including या incorporating thousands of members. Yes or no? It will be held in a large auditorium, big auditorium, incorporating thousands of members. तो वहां पे देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं जो कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन पर्सनल कैपेसिटी में प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है थ्रू प्रॉक्सी? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर हजारों की संख्या में एक ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सा मेंबर पर्सनल कैपेसिटी में प्रेजेंट है और कौन सा मेंबर प्रेजेंट है थ्रू प्रॉक्सी? कहीं कंपनी फेक वोटिंग्स तो नहीं करवा रही है? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Does member of the company have the right to inspect the proxy list? Members of the company have the right to inspect the proxy list. वो लोग क्या कर सकते हैं? proxy list इंस्पेक्ट कर सकते हैं, so as to determine कि कौन कौन पर्सनली प्रेजेंट है और कौन कौन प्रेजेंट है थ्रू प्रॉक्सी। तो अगर किसी मेंबर को प्रॉक्सी लिस्ट का इंस्पेक्शन करना है तो उसको रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग।
उसको रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा एटलीस्ट 72 hours before the commencement of meeting, and inspection will be available 24 hours before the commencement till the conclusion of meeting. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो फिर से एक बार. If any member wants to inspect the proxy list, they can do so by making an application to the company for the inspection of proxy list, and the inspection will be available 24 hours before the commencement, and it will be available till बाय इंस्पेक्शन का रिक्वेस्ट लगाने के लिए 72 घंटे, इंस्पेक्शन अवेलेबल होगा 24 घंटे पहले से लेकर के मीटिंग खत्म होने तक. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लिखिए. इफ एनी मेंबर वांट्स टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी लिस्ट, if the member wants to inspect the proxy list, if a member wants to inspect the proxy list, then they have to make an application to the company. They have to make an application to the company for inspection of proxy list. For inspection of proxy list, at least 72 hours before the commencement of meeting. At least 72 hours before the commencement of meeting. And the inspection shall be available. And the inspection shall be available to the member 24 hours before the commencement. 24 hours before the commencement till the conclusion of meeting. 24 hours before the commencement till the conclusion of meeting. Is it clear? सबको? चलो फिर से. प्रॉक्सी अपॉइंट करना था तो प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट होना चाहिए था 48 घंटे पहले. प्रॉक्सी लिस्ट का इंस्पेक्शन करना है तो एप्लीकेशन लगाना है 72 घंटे पहले. इंस्पेक्शन अवेलेबल होगा 24 घंटे पहले से लेकर के टिल द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग. क्लियर? अब यहां पे एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि मेंबर जिसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया खुद पहुंच गया. इज इट क्लियर? बेशरम आदमी था, उसको भरोसा नहीं था किसके ऊपर? प्रॉक्सी के ऊपर. प्रॉक्सी अपॉइंट किया लेकिन खुद भी पहुंच गया. प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद अगर आप खुद भी पहुंच गए तो प्रॉक्सी का ऑटोमेटिक रिवोकेशन मान लिया जाता है. लेकिन प्रोवाइडेड आप जब पहुंचे ना, आपके पहुंचने से पहले प्रॉक्सी ऑलरेडी वोट कर चुका था. आपके पहुंचने से पहले प्रॉक्सी ऑलरेडी वोट कर चुका था, तब आपके पहुंचने का कोई भी मतलब नहीं है. आपको पहुंचना है लेकिन कब? प्रॉक्सी अपना वोट एक्सरसाइज करे उससे पहले. और अगर आप पहुंच गए तो प्रॉक्सी किसको एंट्री मिलेगी? मेंबर को. प्रॉक्सी बाहर से चला जाएगा. यस और नो? यस. सर मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया लेकिन मीटिंग की डेट से पहले मेंबर का डेथ हो गया और इसका इंटीमेशन कंपनी को मिल गया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, तो वहां पे भी प्रॉक्सी का जो अपॉइंटमेंट है वो क्या हो जाएगा? रिवोक्ड. लेकिन कंपनी को इंटीमेशन मिला आइदर ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग, तो वहां पे देयर वोंट बी एनी रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी. जो प्रॉक्सी वोट कर रहा है उसको कंसिडर किया जाएगा. मैंने दो पहलू बताए आपको. मेंबर्स अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी हैज डाइड, हैज बिकेम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, बीवी ने मारा, अनसाउंड माइंड का बन गया, दिमाग खिसक गया उसका मार खा करके. लेकिन इसका इंटीमेशन कंपनी को मीटिंग से पहले मिल गया, तो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रिवोकेशन. ड्यूरिंग द मीटिंग मिला, आफ्टर द मीटिंग मिला, मीटिंग से पहले मिलना चाहिए क्या? इंटीमेशन. किसको? कंपनी को. तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए आपको. क्या आप लोग लिख लेंगे?
तो लिखिए राइट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ना, उसके नीचे एक पॉइंट और लिख लो, कैनवेसिंग ऑफ प्रॉक्सी, और ब्रैकेट में लिख देना टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। कैनवेसिंग ऑफ प्रॉक्सी टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, इसी के कंटिन्यूशन में। ठीक है सर। अच्छा, अब आगे चलिए। प्रॉक्सी के जैसा ही एक और बंदा जो कंपनी के, जो किसी मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द मेंबर, है ना, हु इज रिप्रेजेंटिंग द मेंबर इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एनी आर्टिफिशियल पर्सन, मान लो कि भाई ए लिमिटेड ना एक्स वाई जेड लिमिटेड में शेयर होल्ड कर रहा है, तो ए लिमिटेड खुद से जाकर के मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? ए लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या खुद से मीटिंग में प्रेजेंट हो सकता है? नहीं। तो व्हाट दे विल डू, दे विल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से उठ के जा सकती है क्या? स्टेट गवर्नमेंट इज होल्डिंग दी शेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट खुद से उठ करके जा सकती है क्या? नहीं। तो दे विल सेंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू अटेंड दी मीटिंग। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मेंबर टू टू बी प्रेजेंट इन दी मीटिंग। अच्छा, एक चीज समझना, प्रॉक्सी के जैसा लग रहा है, लेकिन प्रॉक्सी से ज्यादा अधिकार है रिप्रेजेंटेटिव के पास। रिप्रेजेंटेटिव वो सारे काम कर सकता है जो एक्चुअल मेंबर कर सकता है। इसका मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव विल हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, राइट टू वोट इवन ऑन शो ऑफ हैंड्स। उनके पास वो सारे अधिकार होंगे जो एक्चुअल मेंबर्स के पास होते हैं। क्या? हाँ, कोरम में भी काउंट होगा। दे विल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। इज इट क्लियर? तो प्लीज लिख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। प्रॉक्सी के जैसा है, लेकिन प्रॉक्सी से ज्यादा पावर्स है किसके पास? और नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव कब अपॉइंट होगा? व्हेन द शेयर्स आर हेल्ड in the name of artificial person, when the shares are held by, let's say, any bank, any financial institutions, any company, government, या कोई भी दूसरा local authority, तो they will send their representative for the purpose of attending the meeting, and representative will have all the rights which the actual member have. They will also be counted for the purpose of quorum. They are also entitled to vote on show of hands. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
डन। चलो, तो ये था प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रॉक्सी एंड क्या था, रिप्रेजेंटेटिव्स का ओवरव्यू। अब एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रिजोल्यूशन। मोशन एंड रिजोल्यूशन। तो मोशन का मतलब था एनी प्रपोज्ड आइडिया। आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में एजेंडा ऑफ मीटिंग। तो एजेंडा ऑफ मीटिंग इज एक्चुअली मोशन। अगर उसके ऊपर क्या बन जाए, कंसेंट। कंसेंट कैसे बनेगा, थ्रू वोटिंग। कंसेंट कैसे बन जाए, थ्रू वोटिंग। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं दैट द फेट ऑफ एनी मोशन shall be decided through voting। है ना, कोई भी मोशन रिजोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा और डिसाइड होगा कैसे, वोटिंग के थ्रू। यस और नो। मोशन का मतलब एनी प्रपोज्ड आइडिया, और जब उस प्रपोज्ड आइडिया पे क्या बन जाए, कंसेंट। ठीक है, सहमति मिल जाए मेजोरिटी मेंबर्स की। अगर मेजोरिटी मेंबर्स की सहमति मिले तो वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। 3/4 ऑफ द मेंबर्स की सहमति मिले तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेशल रिजोल्यूशन। इज इट क्लियर? तो व्हेन द proposed idea gets consented by majority of members present and voting, तो वहां पे OR पास होता है। एंड when the proposed idea gets consented by 3/4 of the majority of members present and voting, तो वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे इस वर्ड को हाईलाइट कर लेना, प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला है। सिर्फ प्रेजेंट से काम नहीं चलेगा, जो प्रेजेंट भी हैं और जो वोट भी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग OR एंड SR। तो मोशन मीन्स एनी प्रपोज्ड आइडिया एंड द फेट ऑफ एनी मोशन इज डिसाइडेड थ्रू वोटिंग, दैट वेदर इट विल बिकम रिजोल्यूशन और नॉट। रिजोल्यूशन दो प्रकार के, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अपना कंसेंट दे दें। स्पेशल रिजोल्यूशन बनेगा व्हेन 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी जो एंड वोटिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मीटिंग में एक कंपनी के 10,000 मेंबर्स हैं, 3,000 लोग प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर, लेकिन 1,700 लोग ही वोट कर रहे हैं। तो OR पास करने के लिए कितने लोगों का कंसेंट चाहिए, 1,700 का मेजोरिटी देखोगे। SR के लिए 1,700 का 3/4 मेजोरिटी देखोगे, क्योंकि मेंबर्स प्रेजेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मेंबर्स आर प्रेजेंट बट स्टिल नॉट वोटिंग। यस और नो? क्लियर? तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।